पिछले वीडियो हमने देखा था कि हमारा यहाँ तक कि सर जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम सर्किट का रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से सर्किट आपको देखने को मिले या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रजिस्टर आपको देखने को मिले सर्किट में, तो सबसे पहले आपको इसको जो है जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे रहेंगे उसको आपको ओपन कर देना है, और जो करंट सोर्स रहता है जैसे बीच में अगर करंट सोर्स लगा रहेगा तो उसको आपको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका वैल्यू कैलकुलेशन के लिए कैसे करते हैं। तो इसमें दोनों सर्किट दिया है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों दिया है, तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है जैसे आपने पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन को आपने सॉल्व किया था। जैसे यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा है जो कि 4 किलो ओम्स और 4 किलो ओम्स। जब भी 2 रजिस्टर सेम वैल्यू के अगर पैरेलल में लगे रहते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है इसका आधा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओहम। ठीक है, 4 ओहम 4 ओहम 2 ओहम। अब ये रजिस्टर आपका कट गया, इसको आपको क्रॉस हो, क्योंकि आपने इस सर्किट को सॉल्व कर दिया तो इसके बदले में ये रजिस्टर एक हट गया, एक रजिस्टर की जगह बच गया। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट में हमने सिंगल रजिस्टर ड्रॉ कर दिया, बराबर। अब 10 किलो ओहम्स और 2 किलो ओहम्स 10 ओहम्स और 2 ओहम्स जो रजिस्टर है वो दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आपका 12 ओहम। समझ में? 12 ओहम किस तरह से आ गया, ये यहाँ से ये हट गया, ये भी हट गया। अब इसके एक पैरेलल में आ गया कितना 12 ओहम का, 12 ओहम का रजिस्टर इसके पैरेलल में। अब ये सब सर्किट हट गया, समझ में? अब 1 2 3 4 रजिस्टर बना है, हमने क्या किया इसको हटा दिया, ये वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया ओपन कर दिया, बराबर। अब देखिए अब ये 12 ओहम है, 12 ओहम्स का रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर कितना है 4 ओहम और 8 ओहम। 4 ओहम और 8 ओहम कैसा लगा हुआ है, सीरीज में है, सीरीज में है। तो इसको हम क्या करेंगे 12 ओहम, कितना हो गया 12 ओहम। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसा है सीरीज में है ना, तो कितना हो जाएगा ये 12 ओहम का हो जाएगा 12 ओहम। उसके बाद में अब देखिए 12 ओहम यहाँ भी है, 12 ओहम यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 6 ओहम। मतलब इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 ओहम। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब सिर्फ ये सिंगल बचा, समझ में? सिंगल रेजिस्टेंस बचा। अब देखिए 4 ओहम और 6 ओहम, 4 ओहम और 6 ओहम दोनों कैसा है सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 ओहम। समझ में? अगर हम इस सर्किट को सभी को हटा के अगर हमको एक सिंगल सर्किट इसका ड्रॉ करें हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, 5 वोल्ट का हमारा जो है वोल्टेज सोर्स हो गया और 10 ओहम हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इस सर्किट को सॉल्व करके हमने ये सर्किट बना दिया, समझा? अगर आप ये वोल्टेज सोर्स निकाल के अगर आप चेक करोगे यहाँ पर एक मल्टीमीटर रख के और यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रॉब रख के कैसे भी रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी रखोगे, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा 10 ओहम का। समझ में? तो इसके पूरा सर्किट सॉल्व करने के बाद में हमको रेजिस्टेंस कितना मिला 10 ओहम का। आप कितना रेजिस्टेंस यूज किया 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर, 6 रजिस्टर की जगह पे आप ये सिंगल रजिस्टर यूज कर सकते हो 10 ओहम का, ये सब हटा के। तो इसीलिए सर्किट जो है सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, कभी कभी केस में ये बेसिक आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट यूज होगा डेल्टा और स्टार सर्किट का। तो क्योंकि इसके अंदर इस तरह से भी स्टार भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं डेल्टा भी है, लेकिन हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो किस तरह सॉल्व करोगे आप इसको, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 10 है और यहाँ पर 2 ओहम, 10 ओहम और 2 ओहम इक्वल टू कितना हो गया आपका, सीरीज में था, कितना हो जाएगा, अब ये दोनों रजिस्टर हट जाएगा, इसके बदले में कितना आ जाएगा 12 ओहम का एक रजिस्टर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 ओहम और ये 12 ओहम किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल कमीशन कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, अब यहाँ पर 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इधर, और ये 12 6 72 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना होगा 18, और ये हो गया 72। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो 18 चौक 72, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आपको कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, आ गया 4 आ गया। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रजिस्टर कौन सा हो गया 4। तो ये अब ये दोनों रजिस्टर हटा के इसके बदले में आप सिर्फ एक ड्रॉ कर सकते हो, कौन सा, कितना ओहम का
4 ओम का। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों हट जाएंगे, इसके बदले में क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहाँ से पॉइंट से एक रजिस्टर ड्रॉ कर सकते हैं बीच में। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे ये भी हट गया, देखिए ए भी हट गया, ए भी हट गया, ए भी हट गया। अब यहाँ से सीधा एक सर्किट बनेगा, ये रजिस्टर आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आया वैल्यू 4, ये कितना है 8, और 8 4 कितना हो गया आपका, अब ये इसके सीरीज में हो गया, ये इसके कितना सीरीज में हो गया, तो 8 4 हो गया आपका 12, कितना हो गया 12 ओम। मतलब अभी ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों हट के अब इसके पैरेलल में रजिस्टर आ जाएगा, कौन सा रजिस्टर आ जाएगा अभी 12 ओम का। ठीक है, अब 6 और 12 ओम, 6 और 12 ओम कितना हो गया, कैसा आया आपका 6 ओम और 12 ओम। अगर ये दोनों पैरेलल में आ गया तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया था कितना आया था 1/6 प्लस 1/12, कितना आया था वैल्यू 4। तो अब यहाँ पर ये दोनों को हटाओ और यहाँ पर एक सिंपल सा रजिस्टर ड्रॉ कर दो, कितने ओम का 4 ओम का। अब ये 4 और 4 कितना हो गया 8, तो अब इसको भी हटा दो, तो इसके पैरेलल में कितना हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, 8 ओम हो गया। अब देखिए 8 ओम और 8 ओम कैसा आ गया, पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में जब आएगा तो इसका एक सिंपल सर्किट बन जाएगा। सिंपल सर्किट कौन सा बनेगा इसका, अब ये दोनों हट गया, देखिए अब ये हमने किसको हटाया 8 को, इसको ये तीनों हटाया, इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और वैल्यू कितना आ गया हमारा, जब यहाँ पर हो गया था 4 था, 4 8 ओम हो गया था, और यहाँ पर 8 ओम है, समझे 8 ओम है यहाँ पर, तो वैल्यू इसका कितना आ जाएगा 4 ओम, समझा 4 ओम। और यहाँ पर कितना है 4 ओम, और ये हो गया 4 ओम, ये इसके किस में आ गया सीरीज में आ गया, क्योंकि ये हट गया है, ये भी हट गया है, तो ये कितना आ गया 4 और 4 8, तो 8 इसके किस में आ गया पैरेलल में आ गया, समझ में 8 इसके किस में आ गया पैरेलल में आ गया। तो ये 8 है और ये भी 8 है, 8 ओम ये भी, 8 ओम ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम, कितना हो जाएगा 4 ओम। और 4 ओम जब ये हो गया तो यहाँ पर कितना है 6 ओम है, यहाँ पर कितना है 4 ओम, किसमें है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, कितना 6 4 10 ओम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रॉब रख के देखेंगे कितना दिखाएगा, ये 10 ओम दिखाएगा। मतलब ये सब सर्किट को आप निकाल के कितना रजिस्टर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 रजिस्टर का वैल्यू मिला कितना हो रहा है 10 ओम। तो ये सब रजिस्टर निकाल के आपको सीधा इसके इक्विवेलेंट में आप ड्रॉ कर दो 10 ओम का रजिस्टर। जो पॉइंट आपको दिया था, जैसे आपका पॉइंट ए था, आपका पॉइंट ये ए हो गया, ये बी पॉइंट, और इसके बाद में 10 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट था, जो कि सिंपल सर्किट में आपने ड्रॉ कर दिया, 10 ओम हो गया आपका। समझ में इतना झंझट भाई जो दिया है, तो आपको सर्किट का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी आना चाहिए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि सर्किट कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें कैसा बेसिक है, बेसिक आपको जानना थोड़ा जरूरी है। अब दूसरी एक सर्किट आती है, हमको रजिस्टर से यूज करके हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आप देखिए कि जो आपका बैटरी रहेगा, देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कैसा है वी इन दिया है आपको, जैसे वी इन 12 है, वी इन 12 वोल्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट आपका वी इन है, और आपको यहाँ पर आपको आउटपुट मालूम हो कि हमको भाई 5 वोल्ट यहाँ पर चाहिए। आप वी इन दे के वोल्टेज दे दिए, और आपको मालूम है कि हमको यहाँ पर 5 वोल्ट की ज़रूरत है। अब 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कैसे बनाए, बिना रेगुलेटर का यूज़ किए। हमको एम्पियर उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रॉपर इनेबल किसी को दे सकते हो, किसी को इनेबल आप दे सकते हो इस 5 वोल्ट का यूज़ करके, समझ में। तो जैसे कि अभी यहाँ पर 12 वोल्ट है, ठीक है, अब 12 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट बनाना है, तो अगर आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ करोगे तो किस तरह से यूज़ करोगे, जैसे सपोज करो कि हमने इसको एक रजिस्टर आपको फिक्स करना है, एक रजिस्टर, जैसे कि 2 रजिस्टर यूज़ किए हमने, तो एक रजिस्टर का वैल्यू आपको हमेशा फिक्स कर लेना। चलो हमने कैसा, इसको हमने 10K का वैल्यू फिक्स कर लिया कि ये जो रजिस्टर का वैल्यू है ये 10K है, हमने मान लिया, और वोल्टेज हमको 12 वोल्ट मालूम है, हमारा आउटपुट भी मालूम है, और ये भी चीज़ हमको मालूम। अब अननोन क्या रह गया हमारा, ये R1 हमारा अननोन रह गया है, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, वी आउट इक्वल टू जो वोल्टेज है 12 इंटू
R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है, समझ में आया? वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है। अब आपको सब चीज़ें से मालूम है, आपका जो एक आउटपुट कितना है 5 वोल्ट है, आउटपुट कितना है 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो ये 5 वोल्ट आपका आउटपुट है। आपका जो 12 वोल्ट है वो मेन सप्लाई है जो आपने यहाँ पर लगाया है, और R2 आपको मालूम है 10 है, तो 10 और 12 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। प्लस ये कौन सा है R1 है और R2 है, तो R1 का वैल्यू हमको मालूम नहीं मालूम है, वही कैलकुलेट करना है। R2 का वैल्यू हमको मालूम है कि हमको R2 का वैल्यू कितना दिया है हमको 10, समझ में आया? अब ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, तो 5R1 प्लस ये कितना है 50 हो जाएगा इक्वल टू 120, यहाँ से वो चला जाएगा इस साइड में, तो कितना बचेगा यहाँ से ये जाएगा, कितना आएगा इधर जाएगा ये 50, तो 120 है, इसमें से 50 माइनस करोगे आप कितना हो जाएगा, चलो 120 में से हमने 50 माइनस किया कितना हो गया 20 30 70, ठीक है 70 हो गया। अब R1 का वैल्यू अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 20 हो गया, इधर 5 चौक 20, 14 किलो 14 किलो ओम्स का आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा आपका 14 किलो, ठीक है। तो जो R1 का वैल्यू हो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, आपको कितना गया यहाँ बचा 2 बचा, इधर शिफ्ट हो गया 20 हो गया, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 14 किलो, मतलब इसका वैल्यू जो आपको लगाना है वो 14 के लगाना है, समझ में? तो R1 का वैल्यू कितना लगाना है आपको 14 के, ये कितना हो जाएगा 10 के, और आपका आउटपुट निकल जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वोल्टेज डिवाइड सर्किट का यूज़ करके आप कोई भी वोल्टेज को आउटपुट में ले सकते हैं, 2 रजिस्टर को लगा के। अब ये सोचो कि आपको कोई चीज़ चलाना है या ज़्यादा लोडिंग दे के जाना, तो ये आपका काम नहीं आएगा, ये सिर्फ नॉर्मली इनेबल होने के लिए काम आता है, बस बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर हर जगह यूज होने वाला डिवाइस है, वो एक इंडक्टिव डिवाइस है। आपको मालूम है कि उसके अंदर हमने क्या लगाते हैं, इंडक्टर मतलब कॉइलें लगा के हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर कैसा आता है, हम कभी भी उसको AC इनपुट देते हैं और AC आउटपुट लेते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के या फिर घटा के, इसके एम्पियर को बढ़ा के या फिर घटा के, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमेशा AC पे काम करता है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल device for change in voltage, alternating current. Transformer consists of 2 magnetic coupling coil, alternating current in one। आप अल्टरनेटिंग करंट जो AC करंट है एक कॉइल को देंगे तो मैग्नेटिक कपलिंग दे क्रिएट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूस द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब अगर आप एक साइड में कॉइल के एक साइड में आप चेंजिंग करंट मतलब कि चेंज इन वोल्टेज देते हो, जैसे आप प्लस माइनस होता है, AC वोल्टेज देते हो, चेंजिंग मतलब अल्टरनेटिंग, ठीक है, वोल्टेज देते हो, तो वो क्या करता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स इसके सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, उसके सराउंडिंग एरिया में बनता है, जिसकी वजह से उसके संपर्क में जो भी कॉइलें आएंगी उसके ऊपर एक वोल्टेज को इंड्यूस कराता है और उसके अंदर एक करंट जो है बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले हमने इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दिया, उसके बाद में वो कन्वर्ट किस में हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स के एरिया में जो भी कॉइलें आएंगी उसके अंदर कुछ वोल्टेजेस इंड्यूस होगा, ठीक है। उसी को हम यूज़ करके हम लोग AC को ले लेते हैं। अब हो सकते हो कि वोल्टेज को घटा के या बढ़ा के। अब बात यह आती है कि जितना आपका सेकेंडरी वाइंडिंग इस कोर के साथ लिंक करेगा उतना ही ज़्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपको एम्पियर मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग कम है, तो वोल्टेज कम मिलेगा। तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे आपने 230 वोल्ट यहाँ पर AC दिया, जो हमारे घर में लाइटें आती है वो 230 वोल्ट रहता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहता है, तो वो क्या होता है एक तरह का चेंजिंग रहता है। जैसे हम यहाँ पर साइकिल देंगे, अगर हम यहाँ पर एक AC साइकिल देते हैं इस तरह से, जिसका वोल्टेज लेवल कितना है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, इसका पीक वैल्यू कितना है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के हम लोग टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में बनने वाली साइकिलों की संख्या हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब 1 सेकेंड में ये 50 साइकिल बनेगा। ये चेंजिंग वोल्टेज हम इसको देंगे, ठीक है, कौन से, प्राइमरी की वाइंडिंग को। अब इसके वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है बोल सकते हो। तो वो आपके जो कोर होता है उस कोर के सराउंडिंग एरिया में बनेगा, कोर के सराउंडिंग एरिया में बनेगा। तो उस सराउंडिंग एरिया में हम अगर दूसरा कॉइल रखते हैं या लपेटते हैं तो उसके अंदर भी वो EMF जो है इंड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से हमको एक इलेक्ट्रिक करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात यही होती है कि जितना ज़्यादा कॉइल जो है हमारा उसके साथ में कंबाइन रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, और जितना कम कंबाइन रहेगा उतना कम वोल्टेज मिलेगा। तो अगर कम कंबाइन है कॉइल तो उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन, अगर ज़्यादा कंबाइन है तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप। मतलब कि अगर ज़्यादा वाइंडिंग हम लगाएंगे तो वोल्टेज को हमको बढ़ा के देगा, अगर कम वाइंडिंग लगाएंगे तो वोल्टेज को हमको घटा के देगा, ठीक है। तो उसी बेस पे इसका डिवीज़न किया गया है कि भाई क्लासिफिकेशन किया किस तरह से किया है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द। अब देखिए ट्रांसफार्मर की कुछ रेशो है जिसमें से आप देख सकते हैं, उसमें से 2 स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइसोलेशन। तो जो स्टेप अप होता है, स्टेप अप में आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमेशा ज़्यादा रहेंगी, स्टेप डाउन में आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कम रहेगी। तो ये बेस्ड किस पे है, किस जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा, स्टेप डाउन में सेकेंडरी वाइंडिंग कम, और आइसोलेशन में दोनों इक्वली रहेंगे। दोनों मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है इसको हम डिनोट करते हैं V2 से, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसको हम डिनोट करते हैं V1 से, ओके। तो ये दोनों को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं K से। तो K रेशो में हम बोल सकते हैं कि K रेशो हाई। अब देखिए V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V2 के, मतलब K टोटली किसके डिपेंड है, V2 के, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग की जो संख्या है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो V2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर वो सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा तो V2 हमारा जो है बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज कौन सा है, ये किसके ऊपर है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये किसके है, प्राइमरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग समझ में आया। तो V2 किसके लिए हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो हमारा K1 जो है बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न जो है कम तो V2 जो है कम रहेगा, ध्यान रखिए। तो K रेशो एक फैक्टर है जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। अब इसके अंदर जो कोर है, जैसे कि आप यहाँ पर कोर देखिए, ये जो कोर है ये अलग अलग टाइप के कोर होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स भी अलग अलग आते हैं। अलग अलग कोर के अंदर हम क्या करते हैं, उस वायर को लपेटा जाता है या बोल सकते हैं वाइंडिंग की जाता है। तो जैसे कि हम एयर कोर से बोले तो एयर, उसके अंदर जो है एयर का रेजिस्टेंस भी उसके अंदर काउंट होता है। मतलब उसके फ्लक्स को हम लोग एयर का यूज़ करके उसके फ्लक्स को जो है डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। जो ये फ्लक्स इसके अंदर बनता है इसकी जो है ताकत को हम बढ़ाने का काम करते हैं, और वो बढ़ाने का काम किसकी वजह से होता है, ये दोनों फैक्टर, 3 फैक्टर दिया है यहाँ पर। एक होता है एयर कोर, जिसके अंदर एयर के ऊपर फैक्टर जो है K फैक्टर आपका एयर के ऊपर डिपेंड रहेगा, और दूसरा होता है आयरन कोर, जो कि एक आयरन मतलब लोहे की ओर से उसका कोर बनाया जाता है। आप देखे होंगे नॉर्मली लोहे का ही आपका कोर दिखता है। तीसरा होता है फेराइड कोर। फेराइड कोर ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी जब ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग फेराइड कोर का यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर मतलब कि वो ही जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करता है, तो वहाँ पर हम फेराइड कोर का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। तो उसके अंदर जो कोर का जो रिलेक्टेंस होता है उसको जल्दी से जल्दी हमको जीरो करना होता है। तो आयरन कोर वहाँ पर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ही ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, और डिवाइस से हमारे उड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्विस में
टाइप ऑफ सर्विस में देखेंगे जो पावर होता है, पावर मतलब कैसा, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो वहाँ पर आपको हाई वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो है यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन और देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो आपका 13,000 या 15,000 जो भी आपके वोल्टेजेस आते हैं आपके घर तक पहुँचाने के लिए 230 वोल्ट, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और तीसरा आता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर, और उसके बाद में यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी रहता है, मेंस में है, ऑडियो में है और हाई में है। और यहाँ पर नंबर ऑफ फेस के लिए भी यूज़ करता है, नंबर ऑफ फेस के लिए सिंगल फेस, 3 फेस और ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपने देखा होगा सिंगल फेस वाला ट्रांसफार्मर आपने जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, 3 फेस वाला आप देखे होंगे कि जो आपको 3 फेस लेता है और उसको सिंगल फेस में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आपके घर पे आता है तो वहाँ पर 3 फेस यूज होता है, सिंगल फेस, 3 फेस। देखिए सिंगल फेस का जो आप ट्रांसफार्मर आपको दिखाता हूँ मैं, जो हम देखेंगे आपके घर पे जो अभी बीच में एक खंबे से लटका रहता था ट्रांसफार्मर, एक ऐसा ड्रम जैसा होता था और उसको एक खंबे से बांध दिया जाता था, उसको वो क्या बोलते हैं हम, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। 3 फेस ट्रांसफार्मर जो होता है जो कि जो आपका 13,000 वोल्टेज या फिर 15,000 वोल्टेज लेके उसको 3 फेस कन्वर्ट करके आपके घर तक पहुँचाता है, उसको 3 फेस। और ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है उसके अंदर ऐसे ही। अब देखिए ट्रांसफार्मर का आइसोलेशन यूज किस तरह से किया जाता है। अब एक तो ड्राई होता है, एक ट्रांसफार्मर को ऑयल में डुबो के रखते हैं, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन कैसा, वेल्डिंग के लिए होता है, आइसोलेशन के लिए होता है और कांस्टेंट के लिए होता है। नेचुरल, ऑयल फील्ड और एयर ब्लास्ट, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, ठीक है, कोर टाइप और सेल टाइप और वेरी टाइप। तो ये सब टाइप है ट्रांसफार्मर के अलग अलग। अब देखिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अभी देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ के फैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया के फैक्टर क्या होता है, तो जो V2 होता है, V2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, V2 या भाई बोल सकते हैं V2 किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, ठीक है। अब उसको जो है 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन और आइसोलेशन वाला। तो स्टेप अप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो हमारी वाइंडिंग होती है, देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके अंदर से जो आप लोग के 3 राउंड ही दिखाया गया है। एक्चुअल में रहते बहुत ज़्यादा राउंड, लेकिन एक समझने के हिसाब से इसके अंदर कम वाइंडिंग दिखाया है और इसके अंदर आपको ज़्यादा वाइंडिंग दिखाया है, जिसके वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर जो सप्लाई देंगे उसको हम बोलेंगे V1 और यहाँ पर जो सप्लाई देंगे उसको हम बोलेंगे V2। और जो आप देख सकते हैं ये कोर है जिसके अंदर आपने वायर को लपेटा है या फिर बोल सकते हैं वायर को राउंड कॉइल बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयरन कोर, कि ये एक आयरन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिखा है, तो जो K1 रेशियो है वो हमेशा ग्रेटर देन किसके रहेगा, 1 के, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर V2 क्या रहेगा, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसीलिए क्या बोला है, K1 जो है आपका ज़्यादा रहेगा। मैंने आपको बताया था V2 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के फैक्टर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप हमने देख लिया, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरह से है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारी ज़्यादा है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी की वाइंडिंग जो है वो कम है। तो यहाँ पर V2 आपका जो है कम है और V1 आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है वो V2 कम रहेगा और V1 ज़्यादा रहेगा। ये हम ज़्यादातर यूज़ किस में करते हैं, जैसे हमारे घर में अप्लाइंसेस यूज होती है, जैसे आप होम थिएटर यूज़ करते हैं, DVD यूज़ करते हैं। DVD के अंदर पहले देखो ट्रांसफार्मर लग के आता था, पहले शादी टीवी के अंदर ट्रांसफार्मर लग के आता था, तो जो 230 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करता था या फिर बोल सकते 24 वोल्ट बनाता था। वो सभी कैसे हैं हम, अरे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में आपको किस में यूज करने को मिलेगा, स्टेप वाला आपको जो आपका घर में जो स्टेबलाइजर होता है उसके अंदर आपको मिलेगा, और दूसरा आपको इन्वर्टर के अंदर मिलेगा। इन्वर्टर के अंदर ज़्यादा आपको मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आपको 12 वोल्ट से 230 वोल्ट बनाना होता है, तो वहाँ इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है आपका ट्रांसफार्मर कौन सा, स्टेप अप वाला। तो अब इसको हम एज ए स्टेप अप वाला एज ए स्टेप डाउन में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेप अप में भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। उल्टा लगा दोगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा और सीधा लगा दोगे तो स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। तो अलग। अभी देखिए आइसोलेशन टाइप ट्रांसफार्मर किस तरह से होता है।
आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर आपको नंबर ऑफ जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो हमारा के फैक्टर है वो इक्वल टू 1 रहेगा, जो के फैक्टर है वो इक्वल टू 1 रहेगा, और यहाँ पर देखिए के फैक्टर इज लेस देन 1 है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी संख्या बिल्कुल सेम एज इट इज सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या रहेगा, क्योंकि इसको हम आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मॉसफेट को स्विचिंग कराते हैं, अगर हम डायरेक्ट ही ड्राइवर से स्विचिंग कराएंगे, जैसे अभी मॉसफेट चैप्टर हमारा आगे आने वाला है तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे किसी डिवाइस को हमको स्विचिंग कराना है, ज़्यादातर स्विच के लिए हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, या तो मॉसफेट यूज करेंगे या तो ट्रांजिस्टर हमारे टीवी लाइन में, या बोल सकते हो आप जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक लाइन में यूज़ करते हैं। और जब हाई एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पर IGBT आता है, SCR आता है, और ट्रायक आता है, डायक आता है, बहुत सारे और भी स्विचेस हैं, लेकिन हम वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर। तो लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, मॉसफेट का यूज़ करेंगे जब हम मॉसफेट को स्विचिंग कराना होता है हमको, ठीक है, और इसको एक आइसोलेशन देना है हमको, आइसोलेशन देना है। जैसे एक इन्वर्टर का सर्किट हो गया। अब देखिए इसका जो ड्राइवर है, इसका जो ड्राइवर है जो इसको एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा इसके वेट को, अगर हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ से जोड़ के रखेंगे, डायरेक्ट ही अगर हम यहाँ से जोड़ के रखेंगे, तो जब भी आपका मॉसफेट शॉर्ट होगा, यहाँ पर आप समझ करो कि 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी हो, 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी हो, तो जब भी आपका ये मॉसफेट शॉर्ट होगा, तो ये शॉर्ट होता है तो तीनों टर्मिनल शॉर्ट होगा, तीनों टर्मिनल शॉर्ट होगा। अगर डायरेक्ट ही ग्राउंड से शॉर्ट हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो पहले गेट से शॉर्ट होकर फिर ग्राउंड से शॉर्ट हुआ, तो सबसे पहले 12 वोल्ट आपका घुस जाएगा किसके अंदर, IC के अंदर, और IC को क्या कर देगा, खराब कर देगा। समझ में, IC को क्या कर देगा, खराब कर देगा। लेकिन अगर हम बीच में एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं इसके बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें अलग अलग हो गई। इसको हम दे दिए ड्राइवर से डायरेक्ट ही कनेक्ट हो गया, और ये वाला हमारा कनेक्ट होगा किससे, मॉसफेट से। अब देखिए जब भी ये शॉर्ट होगा तो ये हमारा इधर ही रह जाएगा, इस साइड तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। जब ये मॉसफेट का शॉर्ट होगा तो ये इसी साइड रह जाएगा, इस साइड ही रह जाएगा, लेकिन हमारे IC तक वो चीज़ें नहीं जाएंगी। तो हमारा IC हमेशा सेफ रहता है जब भी बीच में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करता है, तो वहाँ पर हम डाउट नहीं कर सकते हमारा IC खराब हो। जब भी मॉसफेट उड़ेगा इन फ्यूचर, अगर उड़ा भी है तो अगर IC खराब होगा तो मॉसफेट उड़ेगा, मॉसफेट उड़ा है उसकी वजह से IC जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जैसे हम जब CRT टीवी बनाते हैं, CRT टीवी के अंदर आप देखे होंगे DT यूज करता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और DT मतलब ड्राइवर ट्रांजिस्टर, 2 चीज़ें यूज करते हैं। जब 110 की सप्लाई आती है कलेक्टर पे, तो कलेक्टर के जो कलेक्टर का जो बेस होता है, ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, उसको हम एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं DT से हम क्या करते हैं, उसको जोड़े रखते हैं, ताकि कभी भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है या फिर हमारा जो है 110 की लाइन में जो ट्रांजिस्टर लगा है या DT वाला ट्रांजिस्टर लगा है, अगर ये शॉर्ट हो तो हमारे डायरेक्ट IC ना उड़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आइसोलेशन करते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर को प्लेस करके, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब फेराइड कोर का ट्रांसफार्मर, आपने ये ट्रांसफार्मर देखा होगा। ये ट्रांसफार्मर हमारे टीवी में यूज़ करते हैं SMPS के अंदर, जो हमारा स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। इसको एक हाई फ्रिक्वेंसी पे हम ऑपरेटिंग कराना होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज मैग्नेटिक कोर मेड विथ फेराइड ऑन विच द वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर एंड अदर पार्ट्स आर मेड। फेराइड कोर हैव अ हाई मैग्नेटिक permeability so they can use the high frequency application, ठीक है, such as switching mode power supply, जिसको हम बोलते हैं SMPS। क्या बोलते हैं? SMPS, switching mode power supply। इसको हम ज़्यादातर वहीं यूज़ करते हैं, समझ में आया? तो इसके अंदर अगर हम इसको नॉर्मली को अगर यूज़ करें, जो हमारा दूसरा वाला है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, अगर उसका यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमेशा आपको आए दिन जो मॉसफेट है वो उड़ा मिलेगा, क्योंकि उसका जो जीरो सैचुरेशन, मतलब इसको जब एक बार ऑन कराएंगे हम लोग तो इसके जो अंदर जो कॉइल लगा है तो उसको जीरो पे आना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो अगर रीसेटिंग जो इसके अंदर बोल सकते हैं हम एक रीसेटिंग कॉइल प्लेस करते हैं जो कि उसके जो अंदर वोल्टेज इंड्यूस होते हैं उसको तुरंत ही जीरो पे पुल कर दे, ठीक है। फिर से एक नया वोल्टेज दे, फिर उसको जीरो पुल करे, तो